हेलो दोस्तों। जैसा कि हम भारतीय भूगोल को पढ़ रहे हैं, तो आज उसी क्रम में मैं आपको आगे भारतीय भूगोल के आगे के क्रम में भारत की भूगर्भिक चट्टानें और उनमें मिलने वाले खनिज के बारे में आज आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत की भूगर्भिक चट्टानें। तो अंदर भारत के अंदर जो पाई जाने वाली जो चट्टानें हैं, वो 6 प्रकार की चट्टानें हमको देखने को मिलती हैं। विभिन्न विभिन्न स्थानों पर 6 प्रकार की चट्टानें देखने को मिलती हैं। तो इसमें सबसे पहली जो प्रकार की जो चट्टान देखने को मिलती है, वो है आर्कियन क्रम की चट्टानें। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानें जो हैं, वो भारत में पृथ्वी के ठंडे होने के बाद आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। पृथ्वी पर सबसे पुरानी चट्टान आर्कियन क्रम की चट्टान मानी जाती है। जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, तो देखा जाता है, तो पृथ्वी जब ठंडी हुई, जब ठंडा होना शुरू हुआ। पहले क्या था कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो पहले पृथ्वी बहुत ही गर्म थी, धधकते हुए लावे के समान थी। जब धीरे धीरे कालांतर में समय दर समय ठंडी होती गई, तो माना जाता है आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं, उनका निर्माण इसी दौरान हुआ है, और यह सबसे पुरानी चट्टानों के रूप में मानी जाती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, इनका नामकरण कर्नाटक के एक जिला धारवाड़ जिला के नाम पर रखा गया है। कर्नाटक का एक जिला है जिसका नाम धारवाड़ है, उसी के नाम पर धारवाड़ क्रम की चट्टान इसका नाम रखा गया, क्योंकि यह चट्टान सर्वप्रथम धारवाड़ जिला में खोजी गई थी। क्योंकि धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है, उसका सबसे पहले जो खोज हुआ था वो उसी जिले के अंदर हुआ था, धारवाड़ नामक जिले के अंदर हुआ था। कर्नाटक के अलावा यह चट्टानें अरावली क्षेत्र में भी पाई जाती है। धारवाड़ की चट्टानों को सवाने समुद्र चट्टान भी कहा जाता है। जो धारवाड़ की चट्टान है, उसको एक अलग नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है सवाने समुद्री चट्टान। धारवाड़ की चट्टानों में सोना, चांदी, मैग्नीज, लोहा, तांबा, जस्ता, टंगस्टन, क्रोमियम आदि पाई जाती हैं। ये बहुत सारी धातुएं हैं जो धारवाड़ की चट्टानों के अंतर्गत प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। तो बहुत बार प्रश्नों में पूछा गया है कि चांदी, मैग्नीज, लोहा, तांबा ये कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो हमारी जो धारवाड़ की चट्टान है कर्नाटक की, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। कर्नाटक के अंदर कोलार एक जगह है, वहाँ पर देखा जाता है कि खुदाई में सोना भी हमें वहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है साथियों। इसके बाद नेक्स्ट जो तीसरे नंबर की जो चट्टान है, वो है कुड़प्पा क्रम की चट्टान। कुड़प्पा क्रम की चट्टान, इनका नामकरण आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के नाम पर रखा गया, क्योंकि कुड़प्पा की चट्टानें सर्वप्रथम यहीं पाई गई। ठीक है, कुड़प्पा की जो चट्टानें सबसे पहले आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा नामक जिले में पाई गई, तो इसलिए इसका नाम हमने कुड़प्पा क्रम की चट्टानें रख दी गई। इसके बाद नेक्स्ट विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन पर्वत के नीचे व आसपास यह चट्टानें पाई जाती हैं। यह भवन निर्माण के कार्यों में आने वाली सामग्री के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं विंध्यन क्रम की चट्टानों के इर्द गिर्द, जिससे हम लोगों का भवन निर्माण का कार्य होता है। इसके बाद पांचवें नंबर पर गोंडवाना क्रम की चट्टानें। यह चट्टानें प्रमुख रूप से नदी घाटी में पाई जाती है। इसमें भी दामोदर नदी घाटी में गोंडवाना की चट्टानें पाई जाती हैं। भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है।
इसके अलावा गोंडवाना चट्टानें महानदी घाटी और गोदावरी की घाटी में भी पाया जाता है। देखा गया है कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों के अंतर्गत सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन होता है। ये चट्टानें पूरे की पूरी कोयले की खान के रूप में जानी जाती है। इसके बाद छठे नंबर पर दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप जो है वो महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्र को दक्कन ट्रैप कहा जाता है। यह लावा के ठंडे होकर जमने से जो चट्टानों का निर्माण होता है वह दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसका विस्तार गुजरात व मध्य प्रदेश क्षेत्रों में भी देखा जाता है। आप देखते होंगे महाराष्ट्र के इर्द गिर्द आपका जो चट्टानें हैं वो काले कलर की पाई जाती है, काली होती है वो, क्योंकि लावा पहले लावा रहता है। लावा जब गर्म होकर ठंडा होता है तो धीरे धीरे ठंडा होकर उससे जो चट्टानों का निर्माण होता है वो उसे ही हम क्या कहते हैं, दक्कन ट्रैप कहते हैं। और वहाँ देखते होंगे जैसे हम महाराष्ट्र के क्षेत्र के अंदर एंट्री करते हैं तो वहाँ काले काले पत्थर या काले काले पहाड़ बहुत सारे हमको देखने को मिलते हैं, तो छोटे छोटे, तो वही आपका दक्कन ट्रैप है। ये इस तरीके से हमारा भारत की भूगर्भिक चट्टान, इस तरीके से 6 प्रकार की चट्टानें भारत के अंदर पाई जाती हैं। इसको हम एक बार याद करने के लिए याद कर लेते हैं। नंबर 1 आर्कियन क्रम की चट्टान, नंबर 2 धारवाड़ क्रम की चट्टान, नंबर 3 कुरप्पा क्रम की चट्टान, नंबर 4 विंध्यन क्रम की चट्टान, 5वां गोंडवाना क्रम की चट्टानें और 6ठा दक्कन ट्रैप। ठीक है साथियों, ये इस तरीके से 6 प्रकार की हमारी भूगर्भिक चट्टानें हैं और उनमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं, खनिज या हमारा धातुएं, वो मैंने आपको बताया। अब हम इसी क्रम में आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन जो हमारे पूरा भारत का नक्शा है, उस पूरे भारत को हम किस तरीके से उसका विभाजन करते हैं, तो वो देखने का आज हम उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो हम देखते हैं कि भारत को भौतिक रूप से 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसा कि मैंने ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से विभाजित किया है पूरे भारत के क्षेत्र को भौतिक रूप से 5 रूप से। अगर हम उत्तर के क्षेत्र के अंतर्गत देखें, उत्तर में हिमालय जो भारत का उत्तरीय क्षेत्र है, जो मैंने क्रॉस करके लगाया है, वो पूरा क्या है आपका उत्तरी जो क्षेत्र है आपका, वो क्या है आपका हिमालयी क्षेत्र है। उसके बाद उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदान अब हम देखें तो ये जो क्षेत्र आपको देखने को मिलता है ये आपका मैदानी क्षेत्र है, उत्तर का मैदानी क्षेत्र है। ये जो पूरा क्षेत्र आपका देखने को मिलता है ये पूरा मैदानी क्षेत्र है। इसके बाद मध्य पठारी क्षेत्र, तीसरे नंबर पे मध्य पठारी क्षेत्र जो भारत का मध्य भाग है। ये जो पूरा मध्य भाग है, नीचे तक पूरा मध्य भाग जो है भारत का, वो क्या है आपका पूरा पठारी क्षेत्र। जो हम ये देखते हैं ये पूरा क्या है आपका, ये पठारी क्षेत्र है। इसके बाद भारत में चौथे में द्वीपीय समूह, जो ये हमारे इर्द गिर्द क्षेत्र हैं, ये हमारे क्या होते हैं, द्वीपीय समूह होते हैं, द्वीपीय समूह। और उसके बाद 5वें नंबर पे थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल, थार का जो मरुस्थल है वो हमारा राजस्थान वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा क्या है हमारा थार का मरुस्थल है। और इसके बाद एक और रूप में हम देखते हैं तटीय मैदान। मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत हम देखते हैं कि हमारे जो समुद्र से लगे हुए क्षेत्र हैं उन्हें हम तटीय मैदान का नाम देते हैं, और जो उत्तर के क्षेत्र के अंतर्गत हैं वो हमारे मैदानी क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है साथियों, इस तरीके से हम 5 भागों में भौतिक विभाजन करते हैं भारत का पूरी भूमि का। उत्तर में हिमालय, उत्तर का मैदान, मध्य पठारी क्षेत्र, द्वीपीय समूह और थार मरुस्थल। इस 5 प्रकार के भागों में हम क्या करते हैं, भारत का भौतिक विभाजन कर देते हैं साथियों। अब देखिए जैसे उत्तर में जो हिमालयी क्षेत्र है, हिमालय उत्तर में चाप के आकार में स्थित है। हिमालय का निर्माण भूगर्भीय हलचलों के कारण हुआ था। हिमालय विश्व का सबसे नवीन वलित पर्वत है। जैसा कि हम देखते हैं जो हिमालयी क्षेत्र है वो हमारा क्या है,
सबसे नवीन वलित पर्वत है। वलित मतलब एक प्रकार से इस तरीके का मोड़ आता है, इस तरीके का घुमाव आता है, वलित वलय होता है, जैसे इस तरीके का वलय, इस तरीके का वलय आपका क्षेत्र हम देखते हैं इस तरीके से वलय, हिमालय जो हिमालयी क्षेत्र है उसमें हमारा इस तरीके से वलय पड़ते हुए दिखता है। तो ये सबसे नवीन क्षेत्र है। ये जो हिमालयी क्षेत्र माना जाता है ये हमारा क्या माना जाता है, यह नवीन पर्वत की श्रेणी से दी जाती है, नवीन वलित पर्वत। ठीक है साथियों, इसकी उम्र लगभग 1 करोड़ वर्ष मानी जाती है। इसकी जो उम्र मानी जाती है वह 1 करोड़ वर्ष मानी जाती है, इसलिए हम इसे नवीन वलित पर्वत के रूप में मानते हैं। हिमालय पर्वत का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है। इसका जो हिमालय पर्वत का जो निर्माण माना जाता है वो सेनोजोइक महाकल्प में माना जाता है। पश्चिम से पूर्व में फैला पर्वतों में हिमालय सबसे लंबा पर्वत है। अगर हम पश्चिम से पूरब की ओर फैले हुए पर्वतों में माने तो हिमालय जो है सबसे लंबा पर्वत है। भारत में हिमालय पर्वत की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर तक है। भारत के अंदर जो लंबाई मानी जाती है हिमालय की वह 2500 किलोमीटर है, क्योंकि हिमालय जो है वो भारत का भी क्षेत्र है, चाइना के अंदर भी लगता है, नेपाल के अंदर भी देखा जाता है। तो हिमालय का जो भारतीय क्षेत्र है वो 2500 किलोमीटर तक है। इसका पश्चिमी छोर जम्मू के नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में अरुणाचल के पास नामचा पर्वत तक माना जाता है। ठीक है साथियों, जैसा कि आपने देखा इसमें लिखा हुआ है कि इसका जो पश्चिमी छोर है वो जम्मू के नंगा पर्वत से लेके आपका पूर्वी तक। अब मैं देखूं जैसे जैसे भारत का अगर नक्शा मैं आपको दिखाऊं तो जम्मू के क्षेत्र से ये आपका यहाँ आपका नंगा पर्वत यहाँ पे है, यहाँ से लेकर ये पूरा हमारा क्या माना जाता है, आपका हिमालयी क्षेत्र ही माना जाता है। ये पूरा हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये नेपाल के अंदर भी यहाँ पर, ये अरुणाचल प्रदेश तक हमारा, ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ तक, ये पूरा हमारा हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है, तो इसका पश्चिमी छोर जम्मू के नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में अरुणाचल के नामचा पर्वत तक माना जाता है। हिमालय की उत्पत्ति का सर्वप्रथम सही व्याख्या कोबर के भूसन्निहित सिद्धांत से प्राप्त होता है। हिमालय का अगर सही अनुमान किसी ने लगाया है तो कोबर के भूसन्निहित सिद्धांत से हमें प्राप्त होती है इसकी जानकारी। कोबर का भूसन्निहित जो सिद्धांत है वो है, देखते हैं हम। कोबर ने कहा जहां आज हिमालयी क्षेत्र है वहां पहले टेथिस भूसन्नति थी, मतलब टेथिस सागर था। इसने कहा कि टेथिस भूसन्निहित में दोनों तरफ से आए अवसादों के जमाव से नई भू आकृति का निर्माण हुआ जो हिमालय पर्वत कहलाया, है ना। पहले क्या था, जहां पर हिमालय है आज की डेट में वहां पर पहले क्या था, एक टेथिस सागर था। टेथिस सागर के अंदर बहुत सारे अवसाद एक जगह पर इकट्ठे होते गए, जैसे बहुत सारे मिट्टी के कण, बालू के कण और बहुत सारे जीवाश्म वगैरह, ये सब चीज़ें जब इकट्ठी होने लग गई तो एक जगह पे इकट्ठी होते होते उसने क्या करा, एक पर्वत का रूप ले लिया, वहाँ पर वहाँ पे जमाव हो गए। तो इसी तरीके से एक भू आकृति का निर्माण हुआ जिसे हमने क्या कहा, हिमालय पर्वत कहा। इस तरीके से हिमालय पर्वत का निर्माण माना जाता है कोबर के भूसन्निहित सिद्धांत में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हिमालय की जो श्रृंखला है वो किस प्रकार है। अगर हम देखते हैं हिमालय को देखते हैं तो इस प्रकार से हिमालय की संरचना का निर्माण है। तब जैसे मैंने बताया था ये एक वलित पर्वत है, ठीक है, कहीं पर नीचे है कहीं पे ऊपर है, इस तरीके से आपका निर्माण हुआ है। इस ऊपर नीचे के भाग को हमने अलग अलग नाम दिया है। अगर हम यहां देखते हैं सबसे पहले शिवालिक हिमालय की जो ऊंचाई है वो 700 मीटर से लेकर 1200 मीटर तक मानी जाती है।
शिवालिक आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे मैंने मैप में आपको दिखाया है यहाँ पे चित्र में, कि आपका जो शिवालिक है, शिवालिक जो श्रेणियां हैं भारत के अंदर, उसकी जो ऊंचाई मानी जाती है वो 700 मीटर से लेके 1200 मीटर तक मानी जाती है। इसके बाद हम आगे आते हैं तो लघु हिमालय। हिमालय का जो दूसरा पार्ट है वह लघु हिमालय के रूप में माना जाता है। लघु हिमालय का जो पार्ट है वो 400 मीटर तक माना जाता है। इसके बाद महान हिमालय या बृहद हिमालय, महान हिमालय या बृहद हिमालय, इसकी जो ऊंचाई मानी जाती है ये आपकी 5000 मीटर या उससे ऊपर मानी जाती है, तो हम क्या कहेंगे, उसे महान हिमालय कहेंगे। इसके बाद एक ट्रांस हिमालय भी देखने को मिलता है। ट्रांस हिमालय 4000 मीटर की ऊंचाई को हम 4000 मीटर तक की ऊंचाई पर ये ट्रांस हिमालय देखने को आपको मिलता है। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि तिब्बत का पठार, ठीक है, कुनलुन पर्वत, ये इस तरीके से हमारा हिमालयी क्षेत्र का निर्माण हुआ है। और हिमालय की जो टोटल लंबाई जो देखने को आपको मिलती है 2500 किलोमीटर तक हमें देखने को मिलती है भारत के अंदर। अब हम देखते हैं हिमालय के अंतर्गत 4 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं समानांतर हैं। अगर हम हिमालय के अंदर देखें तो 4 पर्वत श्रृंखलाएं हमें देखने को मिलती है। इसी के क्रम में जो मैंने अभी आपको बताया ऊपर, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा ट्रांस हिमालय या इसी को हम पार हिमालय कहते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर में महान हिमालय या बृहद हिमालय, तीसरे नंबर में मध्य हिमालय या लघु हिमालय, चौथा शिवालिक हिमालय। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। ठीक है साथियों, ट्रांस हिमालय के बारे में देखते हैं। ट्रांस हिमालय है क्या थी। जैसा कि मैंने बताया आपको, 700 मीटर से लेकर 1200 मीटर तक की ऊंचाई के क्षेत्र को हम आपको शिवालिक गलत, सॉरी, 4000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत लाते हैं। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में 3 पर्वतों को शामिल किया जाता है। जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र अगर हम देखें, ये जो भारत के नक्शे के अंदर जो ऊपर जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है उसके अंतर्गत देखें तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हम आपको 3 पर्वतों को शामिल करते हैं, जिसमें है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये 3 पर्वत श्रेणियां हैं हमारी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ये तीनों पर्वत श्रेणियां हमारी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती हैं। काराकोरम जो है वो भारत की सबसे उत्तरीय चोटी है, सबसे उत्तरी चोटी है। यहीं पर भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 अर्थात गॉडविन ऑस्टिन यहीं पर पाई जाती है। यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। जैसे सबसे पहली ऊंची चोटी है एवरेस्ट, वैसी दूसरे नंबर की है K2। अगर भारत के अंदर पूछा जाए कि भारत के अंदर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यही K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। यह परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है साथियों कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, तो K2 जिसे कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन। और अगर विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है तो एवरेस्ट। ठीक है साथियों, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया, इसे ढंग से आप लोग याद कर लीजिए। इसके बाद हम सेकंड आते हैं महान या बृहद हिमालय। बृहद हिमालय का क्षेत्र जम्मू के नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा पर्वत तिब्बत तक फैली है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां यहीं पर स्थित हैं। अगर हम देखें तो विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है वह हमारी महान हिमालय के अंतर्गत ही देखने को मिलती है। तो हमारी कुछ विश्व की सबसे ऊंची चोटियां हैं, उनको हम देखते हैं। जैसे सबसे नंबर 1 पे मैंने बताया था आपको एवरेस्ट, जो नेपाल के अंदर पाई जाती है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा कंचनजंगा, जो भारत के अंदर सिक्किम में पाई जाती है। तीसरा मकालू, नेपाल में ही। इसके बाद धौलागिरी, नेपाल। अन्नपूर्णा, नेपाल। नामचा बरवा, तिब्बत। इसके बाद नंदा देवी, त्रिशूल, बंदरपूछ, ये भारत के उत्तराखंड में देखने को आपको ये पर्वत श्रेणियां आपको देखने को मिलती है। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटियां हैं और महान हिमालय का ही ये एक हिस्सा माना जाता है। ठीक है साथियों, इसके बाद हम थर्ड आते हैं लघु हिमालय। लघु हिमालय की सबसे पश्चिमी श्रेणी पीर पंजाल है। सबसे पश्चिमी श्रेणी जो है वो पीर पंजाल है, जो जम्मू कश्मीर में है। कश्मीर घाटी में श्रीनगर, बुलर झील और ढल झील है।
ठीक है साथियों, बहुत बार प्रश्नों में पूछा गया बूलर झील और डल झील कहाँ पाई जाती है, तो कश्मीर घाटी में के श्रीनगर में आपको बूलर झील और डल झील देखने को मिलती है। हिमाचल प्रदेश में धौलाधार श्रेणी है, जिसके अंतर्गत शिमला, मनाली, डलहौजी जैसे पर्यटक क्षेत्र देखने को मिलते हैं। इसी के अंतर्गत लघु हिमालय के अंतर्गत ही उत्तराखंड के भी क्षेत्र देखने को मिलते हैं। उत्तराखंड में मसूरी श्रेणी, उत्तराखंड में लघु हिमालय के अंतर्गत मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, विंसर आदि क्षेत्र हमको देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे लघु हिमालय या मध्य हिमालय के क्षेत्र देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, शिवालिक पर्वत श्रृंखला जो है वो हिमालय की सबसे नवीन और कठोर पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। ये बहुत ज़्यादा कठोर होती है। अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक की 4 पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। नंबर 1 मिसमी, अबोर, तीसरा मीरी, चौथा है डफला। तो ये 4 पर्वत श्रेणियां हमें शिवालिक हिमालय के अंतर्गत देखने को मिलती है, जो अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा 4 भागों में हमारा जो हिमालय का पर्वत क्षेत्र है वो 4 भागों में इस तरीके से बटा हुआ है, और इन क्षेत्रों में आपको देखने को हमारे ये ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय हमें देखने को मिलते हैं। तो साथियों, इस तरीके से हमारा हिमालयी क्षेत्र, हमारा पूरा हिमालयी क्षेत्र का विस्तार है, और यह विस्तार आपको देखने को मिलता है। और यहीं पर सबसे ऊंची ऊंची चोटियां, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हमें देखने को मिलती है। तो आज हमने इस चैप्टर के अंतर्गत हमने हिमालय की श्रृंखलाएं, भूगर्भिक चट्टानें, इन सब चीज़ों के बारे में हमने आज विस्तृत पूर्वक, विस्तार पूर्वक हमने अपनी क्लास के अंदर पढ़ा। मैं समझता हूं कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें याद हो गई होंगी, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर इन क्षेत्रों से प्रश्न बनते हैं। जैसा कि मैंने यही क्षेत्र बताया कि सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, ये आप देखेंगे बार बार प्रश्नों के अंतर्गत पूछे गए हैं। हमारे शिवालिक हिमालय की ऊंचाई कितनी है, कितने क्षेत्रों में कितनी ऊंची क्षेत्र में पाई जाती है, लघु हिमालय कितनी ऊंचाई के क्षेत्र में पाए जाते हैं, बृहद हिमालय कितनी ऊंचाई के क्षेत्र में पाए जाते हैं, ट्रांस हिमालय कितनी ऊंचाई के क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि हमें परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो साथियों, हम सभी को अच्छे से इस वीडियो के जो भी मैं नोट्स आपको दे रहा हूँ उसको आप अच्छे से बनाएंगे और उसे बहुत अच्छे से इसी तरीके से याद करके आप पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। और अगर आप इतना, जितना मैं आपको ज्योग्राफी के अंदर पढ़ाता हूँ, भारतीय भूगोल के अंदर पढ़ा दूंगा, उतना ही आप अगर अच्छे से पढ़ लेंगे और उन्हें रट लेंगे, तो मेरा मानना ये है कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंतर्गत आप बिल्कुल भी ये मानिए कि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, एक भी क्षेत्र से, किसी भी क्षेत्र से आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो आज हम अपनी क्लास के अंदर साथियों इतना ही रखते हैं। आपको अगला टॉपिक, इस भारतीय भूगोल का अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपको देंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।